तो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन लोग, और अपना जो फोर्थ चैप्टर है इसका नाम है एनिमल किंगडम। चलो अपन देखते हैं, अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और इसका नाम है एनिमल किंगडम। कल अपन ने देखा था एनिमल किंगडम के बारे में, कुछ टॉपिक्स देखे थे अपन ने कि अलग अलग एनिमल्स को अपन किस बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे एनिमल्स की बात करूं, इंसान एक एनिमल है, बर्ड एक एनिमल है, फिर उसके बाद काऊ एक एनिमल है, वेल एक एनिमल है, फ्रॉग एक एनिमल है। ये सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। अब इनको अपन अलग अलग कैटेगरीज पे किस बेसिस पे रखेंगे, तो चलो अपन देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन अपन किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो अपन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे और देखते हैं वो बेसिस क्या होगा। तो चलो सबसे पहले अगर मैं बेसिस की बात करूं तो फर्स्ट बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि उनकी बॉडी कैसी है। जैसे अपने को मालूम है कि बॉडी जो होती है, अपनी बॉडी बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको बोला जाता है सेल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ सेल पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके पास ऑर्गन, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके पास ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और कौन से बेसिस पे कि उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनकी बॉडी किस तरीके की है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल है उनको अपन बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टिश्यू है तो उसको अपन बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये हो गया अपना फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड अपन क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को अपन बॉडी सिमेट्री के हिसाब से। बॉडी सिमेट्री के हिसाब से अपन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बॉडी सिमेट्री के हिसाब से अपन ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो देखो बताता हूं मैं। बॉडी सिमेट्री मतलब कि अपन किस प्लेन से बॉडी को डिवाइड करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो अगर इंसानों को ऐसे प्लेन में अगर अपन काटते, इस प्लेन में अगर इंसानों को अपन काटेंगे तो अपने दो इक्वल हाफ हो सकते हैं। मेरा एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, दोनों नाक अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, एक पैर इधर, एक पैर इधर। तो इंसानों की बात अगर मैं करूं तो इंसान को अपन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, अगर अपन इस प्लेन से कट करें, अगर मैं यहां से बीच से काटूं, अगर मैं पेट के पास से बीच से काटूं तो क्या होगा, मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाऊंगा, तो वो सिमेट्री नहीं होंगी। तो उसी तरीके से अपन सेकंड तरीके से ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बट ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, तो ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, कि बॉडी की सिमेट्री क्या है। चलो अब थर्ड टाइप की मैं बात करता हूं। थर्ड टाइप है नेचर ऑफ सीलोम। नेचर ऑफ सीलोम। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये सिलोम क्या होता है, तो सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी का मतलब है बॉडी में पाई जाने वाली खाली जगह। जैसे तुम लोगों को, चलो मैं सिलोम के बारे में ही बताता हूँ। तो थर्ड अपना जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का, वो है नेचर ऑफ सिलोम, कि बॉडी के अंदर पाई जाने वाली कैविटी किस तरीके की। चलो एक बात बताता हूँ। जैसे तुम लोगों ने माउथ देखा है, अपने माउथ के अंदर टिथ होता है, टंग होता है, ये सब चीजें प्रेजेंट रहती है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवा होता है, ठीक है। अब अगर मैं माउथ की बात करूं तो तुम लोग माउथ में देखना, टंग के ऊपर कुछ गैप रहती है, कुछ कैविटी रहती है, कुछ खाली जगह रहती है। इस खाली जगह को, इस खाली कैविटी को बोला जाता है बकल कैविटी। इस खाली जगह को या फिर क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बकल कैविटी, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ओरल कैविटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोला जा सकता है बकल कैविटी, या फिर इसको बोला जाता है ओरल कैविटी। तो अपने बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी खाली जगह, मतलब कैविटी, अपने बॉडी में जैसे जहां जहां पे भी कैविटी पाई जाएंगी तो वो कैविटी किस तरीके की है। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा बेसिस कि नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी में पाई जाने वाली कैविटी। जैसे माउथ में जो कैविटी पाई जाती है, उस माउथ की कैविटी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बकल कैविटी, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं ओरल कैविटी। तो ये किस टाइप की कैविटी अपन इसके बारे में देखेंगे। चलो अब अगर मैं बात करूं आगे, फोर्थ पॉइंट है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर डाइजेस्टिव के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का है, तो ये देखना अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो अपना फोर्थ पॉइंट है कि अपन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट किस बेसिस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, ये अपना फोर्थ चैप्टर है 11th क्लास का। अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि अलग अलग जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे रख दिया, या फिर जैसे इंसानों को मैमल्स कैटेगरी में रखा है, बर्ड्स को एव्स में रखा है, और फिर अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग को एम्फीबियंस वाले कैटेगरी में रखा है। क्यों इन लोग को ऐसे अलग अलग कैटेगरी में रखा है, क्या रीजन है? तो अपन वही रीजन अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये रीजन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे अपन ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपन 4 चीज देख सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। क्या वो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल है? मतलब देखो, सबसे पहली चीज तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी की जो बेसिक चीज होती है वो बेसिक चीज है अपने बॉडी में सेल। मेरी बॉडी की जो सबसे बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट है, दैट बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है सेल। मेरी बॉडी की फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट जो है उसको सेल बोला जाता है। अब सेल आपस में जुड़ के टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू आपस में जुड़ के ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स एक साथ काम करके ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, और इसी तरीके से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल्स से बने होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म कुछ सेल से बने होते हैं, एक सेल से, 2 सेल से, या फिर एक ही सेल प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अपन बोल सकते हैं कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी टिश्यूज से बनी होती है, मतलब उनकी बॉडी में सेल्स बस टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यू ही स्ट्रक्चर रहता है उनके पास। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे कि उनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ऑर्गन होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैटेगरी की, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अपन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। जिनके पास सेल प्रेजेंट है अपन उनको सेल वाली कैटेगरी में, जिनके पास टिश्यू प्रेजेंट है उनको टिश्यू वाली कैटेगरी में, जिनके पास ऑर्गन प्रेजेंट है ऑर्गन वाली कैटेगरी में, और जिनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है उनको ऑर्गन सिस्टम वाले कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड चीज के बारे में, अगर मैं बात करूं तो सेकंड चीज है डाइजेशन। कल भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि डाइजेशन के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो डाइजेशन की डेफिनेशन होती है कि जो भी अपन खाना खा रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। मेरे बॉडी को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे बॉडी को किस चीज की जरूरत है? मेरे बॉडी को जरूरत है सिंपल फूड मटेरियल की, मतलब मेरे बॉडी को जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की, फैट की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, आयंस की, वाटर की, इन सब चीजों की मेरी बॉडी को जरूरत है। अब मैं खाता तो यार रोटी, सब्जी, चावल, सेब, फल खाता हूं मैं। अब क्या होगा? तो अपने को क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड को अपने को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना पहले जरूरी है, क्योंकि जब मेरे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा तभी जाके मेरी बॉडी इन सब फूड को या फिर इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगी और मेरी बॉडी सही तरीके से ग्रोथ कर पाएंगी, अपना डेवलपमेंट कर पाएंगी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगी। तो यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? तो डाइजेशन की डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना है। अब अगर डाइजेशन की बात करूं मैं, तो डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। कल भी अपन ने इसके बारे में बात किया था। एक टाइप होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन, और अगला जो टाइप होता है ये होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो चलो अपन देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन क्या है। तो जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन में सिर्फ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, सिंगल ओपनिंग होती है, और इसी सिंगल ओपनिंग को अपन माउथ भी बोल सकते हैं, या फिर इसी सिंगल ओपनिंग को अपन एनस भी बोल सकते हैं। तो देखो, इनकम्प्लीट डाइजेशन उन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जिनके पास सिर्फ बॉडी में एक ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से वो लोग खाना भी खा रहे हैं और उसी ओपनिंग से वो लोग बॉडी से वेस्ट भी बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो क्या होगा? वही ओपनिंग उनके लिए माउथ की तरह भी काम कर रही है, और वही ओपनिंग उनके लिए एनस की तरह भी काम कर रही है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है कि इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? ये एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर अगर मैं बात करूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 अलग अलग ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग इज प्रेजेंट, और ये 2 ओपनिंग क्या होती है? तो एक ओपनिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं माउथ, और जो दूसरी ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है एनस।
तो अपने बॉडी में दो ओपनिंग होती है। जो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डाइजेशन देखा जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन के जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है उनके अंदर दो ओपनिंग होती है। एक होता है माउथ जिससे फूड का इंटेक किया जाता है, खाना खाया जाता है, और एक होता है एनस जिससे फूड नहीं वेस्ट को रिलीज किया जाता है बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है तो मैंने सेलुलर वाले कैटेगरी में डाल दिया। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि उनमें डाइजेशन कैसा है, कंप्लीट डाइजेशन है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेशन है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने वाले हैं। चलो तो अब अपन देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से अपन कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो तो अब अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने बॉडी में ब्लड का, पर्टिकुलरली ब्लड का या बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट टाइप का देखा जाता है। चलो क्या इसके दो डिफरेंट टाइप है, तो चलो अपन समझते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये दो डिफरेंट टाइप का देखा जा सकता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोला जाता है ओपन टाइप, और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर जिसको बोला जा सकता है क्लोज टाइप। तो चलो अपन देखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, या फिर अपन बात करते हैं ओपन टाइप के बारे में। अब इसमें पता है क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पता है क्या होता है, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो रहता है, हार्ट से डायरेक्टली ब्लड जो रहता है वो डायरेक्टली ब्लड सेल्स और टिश्यूज तक के जाता है बिना किसी ब्लड वेसल के। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर मैं बात करूं ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट से ब्लड तो निकलता है, बट वो जो ब्लड है वो बिना किसी ब्लड वेसल्स के हेल्प से सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचता है, और तब जाके इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो इसमें अपन लिख सकते हैं कि ब्लड इज पम्प्ड आउट of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। इसका मतलब क्या है, चलो अपन समझते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट से डायरेक्टली ब्लड निकलता है, अपने हार्ट से डायरेक्टली ब्लड निकलता है, और ये ब्लड डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज तक के चल जाता है बिना किसी ब्लड वेसल के हार्ट से डायरेक्टली ब्लड निकलेगा और सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचेगा। तब इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सेकेंड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको बोला जाता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से ब्लड निकलता है और सेल और टिश्यू तक के तो पहुंचता है, बट कैसे पहुंचता है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के हेल्प से। मतलब ऑर्गेनिज्म के पास पर्टिकुलर वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब उनके पास वेन्स होंगे, आर्टरीज होंगे, कैपिलरीज होंगे, जिसके कारण ब्लड सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंच पाएंगे, या फिर सेल्स और टिश्यूज जो ब्लड आ रहा है वो हार्ट तक के पहुंच पाएगा। तो देखो डिफरेंस क्या है ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पॉइंट है कि ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से डायरेक्टली ब्लड निकलेगा और सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचेगा, ये होता है ओपन टाइप के ब्लड सर्कुलेशन में। इसमें क्या होगा, तो कोई भी वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। बट अगर मैं बात करूं क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। अपने पास वेसल्स होंगे, आर्टरीज होंगे, और इसके बाद कैपिलरीज होंगे जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, हार्ट से टिश्यूज तक के और टिश्यूज से हार्ट तक के ब्लड को लाने ले जाने में हेल्प करेंगे। तो अपन सेकेंड टाइप में लिख सकते हैं, क्लोज टाइप में लिख सकते हैं कि ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स। और ये वेसल्स क्या हो सकते हैं, तो ये वेसल्स तुम्हारे आर्टरीज हो सकते हैं, या फिर ये वेसल्स तुम्हारे वेन्स हो सकते हैं, या फिर ये वेसल्स तुम्हारे कैपिलरीज हो सकते हैं। चलो
तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, तो यहाँ पे अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप पढ़ लिया है, एक है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो तो अब अपन देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को अपन अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, बट किस बेसिस पे करेंगे, तो अब अपन देखेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में कि ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की बॉडी सिमेट्री है। तो अपना अब अगला टॉपिक है कि बॉडी सिमेट्री, ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री किस तरीके की पाई जाती है। चलो तो सिमेट्री के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिमेट्री होती है ये ऑर्गेनिजम्स में 3 डिफरेंट टाइप की देखी जाती है। अब क्या क्या है ये 3 डिफरेंट टाइप, तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो सिमेट्री अलग अलग ऑर्गेनिज्म में 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्रीज देखी जा सकती है। अब ये 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री क्या है, तो चलो इसके बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहली जो सिमेट्री होती है ये होती है असिमेट्री, असिमेट्री होती है। फिर सेकेंड टाइप की जो सिमेट्री होती है इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री, और थर्ड टाइप की जो होती है इसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। तो अब अपन जो अगला टाइप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का, ये है कि ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री किस टाइप की देखी जाती है। देखो सिमेट्री का मतलब है, जैसे मान लो ये मेरे पास सर्कल है, तो इस सर्कल को मैं 2 इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसा काटूं तो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, ऐसा काटूं तो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, ऐसा काटूं या फिर इस तरीके से काटूं तो ये 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। उसी तरीके से अपन देखने वाले हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। अब अगर मैं सिमेट्री के टाइप्स के बारे में बात करूं, तो सिमेट्री अलग अलग ऑर्गेनिज्म में 3 डिफरेंट टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। अब ये 3 डिफरेंट टाइप की क्या क्या सिमेट्री है, तो एक सिमेट्री जिसको बोला जाता है असिमेट्री, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री और थर्ड होता है बायलैटरल सिमेट्री। तो चलो अपन एक एक करके ये तीनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे असिमेट्री के बारे में। तो फर्स्ट है अपना असिमेट्री। असिमेट्री के बारे में मैं अगर बात करूं, तो असिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से किसी भी इक्वल हाफ में नहीं काट सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, तो क्या मैं इस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं क्या? इस ऑर्गेनिज्म को मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को ऐसा कट करूं मैं, तो इसके दोनों सेम तरफ नहीं है, मतलब ये 2 इक्वल हाफ नहीं है इसके। अगर ऐसा डिवाइड करूं तो भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ऐसा डिवाइड करूं तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, और ऐसा डिवाइड करूं तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो असिमेट्री कैसी सिमेट्री है? असिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें अपन बॉडी को कोई भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से। तो असिमेट्री की अपन डेफिनेशन लिखेंगे कि any plane that passes through center does not divide them into two equal half। तो असिमेट्री कैसी सिमेट्री होती है? असिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है कि अगर अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंटर से अगर अपन कट करने की कोशिश करें, जैसे अगर इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसका सेंटर यहाँ कहीं है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को सेंटर से कट करने की कोशिश करूं और ये 2 इक्वल हाफ में कट नहीं हो सकता, तब इस टाइप के अपन सिमेट्री को बोलेंगे असिमेट्री। तो असिमेट्री की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन कि एनी प्लेन मतलब देखो ये एक वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, तो इस तरीके के प्लेन होते हैं। तो असिमेट्री में अपन लिख सकते हैं एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू सेंटर, ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है पर फिर भी वो उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तब इस टाइप की सिमेट्री को बोला जाता है असिमेट्री। चलो तो अपन ने असिमेट्री पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो इसको मिटाता हूं मैं और रेडियल सिमेट्री के बारे में अपन देखते हैं सेकेंड टाइप की सिमेट्री। तो सेकेंड टाइप की सिमेट्री के बारे में मैं अगर बात करूं, तो सेकेंड टाइप की जो सिमेट्री ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के बारे में अपन देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री मतलब क्या है। तो रेडियल सिमेट्री एक अच्छी सिमेट्री, इंटरेस्टिंग सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है कि अगर अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करे, किसी भी वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर स्लैंटिंग प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर अपन ऑर्गेनिज्म को कट करे और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए,
तब इस टाइप के सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल सर्कल देखा है तुम लोगों ने, सर्कल इस तरीके का होता है। सर्कल को तुम लोग इस प्लेन से कट करो, 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 किसी भी प्लेन से तुम लोग सर्कल को कट करो, सर्कल जो रहेगा वो हमेशा अपने को दो इक्वल हाफ देगा। तो व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? तो रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें अगर अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करे और फिर भी मेरे को दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, तब इस टाइप की सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। तो चलो अपन इसके बारे में लिखते हैं कि व्हेन एनी प्लेन passes through, when any plane passes through, when any plane passes through central axis of the body, central axis of the body, and divides the organism into two identical half, identical। चलो तो अगर मैं बात करूं रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसको अपन ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करो तो उसके मेरे को दो हाफ मिलने वाले। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, अगर कोई भी प्लेन सेंटर से जाता है, पर ये एक कंडीशन होती है कि वो जो प्लेन से मैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा हूँ, जिस प्लेन से, जैसे वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिस भी प्लेन से मैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा हूँ वो प्लेन उसके सेंटर से पास होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ का सेंटर ये है, अगर मैं हाथ को इस तरीके से काटूं तो ये हो जाएगा मेरे सेंटर से, ठीक है। तो ये बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपन सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से कट करते हैं और उसके दो इक्वल हाफ मेरे को मिल जाते हैं, तब मैं इस टाइप की सिमेट्री को बोलूंगा रेडियल सिमेट्री। तो अपन ने सेकंड टाइप की सिमेट्री पढ़ ली जिसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। अब अपन थर्ड टाइप की सिमेट्री पढ़ते हैं जिसको बोला जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। तो चलो अब अपन देखेंगे बायलैटरल सिमेट्री के बारे में कि बायलैटरल सिमेट्री होती क्या है। तो अपन ने रेडियल सिमेट्री पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो अपना थर्ड टाइप की सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री। चलो अपन समझते हैं बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। तो बायलैटरल सिमेट्री के बारे में मैं अगर बात करूं तो बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें अपन ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अपन कोई भी एक प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप की सिमेट्री को बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर मैं हार्ट बनाऊं, इस तरीके का मैं अगर हार्ट बनाऊं तो इसको सिर्फ मैं इस प्लेन से काटूंगा तो इसके दो इक्वल हाफ होंगे। अगर मैं इसको इस प्लेन से काटूंगा तो इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे, या फिर इस प्लेन से काटूंगा तो दो इक्वल हाफ नहीं होंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अगर अपन सिर्फ एक प्लेन से कट करते हैं, दो इक्वल हाफ में अगर एक प्लेन से अपन कट करते हैं तो कैसा होना चाहिए, उसके दो इक्वल हाफ बनने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं बायलैटरल सिमेट्री की कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड into left and right half in only one plane, चलो तो बायलैटरल सिमेट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री जिसमें अपन बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, पर कैसे, सिर्फ एक प्लेन से। जैसे इस हार्ट को देखोगे, अगर हार्ट में बनाता हूं तो हार्ट इस तरीके का बनता है। इस हार्ट को अगर मैं कट करूं तो इसको एक प्लेन से कट करूंगा तब जाके इसके दो इक्वल हाफ होंगे। ये एक इक्वल हाफ हो गया, ये एक इक्वल हाफ हो गया। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अपन एक सिंगल प्लेन से कट करें और वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाए, देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। तो अपन ने यहाँ पे सिमेट्री के तीन अलग अलग टाइप पढ़ चुके हैं। क्या क्या है तीन अलग अलग टाइप? एक है असिमेट्री, असिमेट्री मतलब ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लेन से काटो वो इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं। दूसरा है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री है कि ऑर्गेनिज्म को तुम लोग किसी भी प्लेन से काट लो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लो, वो हर प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और थर्ड है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या है? तो ये एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें ऑर्गेनिज्म को सिर्फ अपन एक प्लेन से उसको इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने तीन डिफरेंट टाइप की सिमेट्री पढ़ लिया है। तो अब अपन अगला किसी बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे, और जो अपना अगला बेसिस है ये है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। चलो तो अब इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब एक डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है?
तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 लेयर्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 लेयर्स। तीनों दोनों के बारे में बताता हूं मैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है। तो तुम लोगों को पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गमेट फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। अब जो एम्ब्रियो बन जाता है, इस एम्ब्रियो में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। जब इसमें पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है तब एम्ब्रियो में देखा जाता है, तो तब उसमें 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस एम्ब्रियो में 2 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। तो चलो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है। तो जब अपन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिज्म जब उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब भी ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में 2 जर्म लेयर्स पाई जाती है, 2 लेयर्स पाई जाती है। और ये 2 लेयर्स कौन सी होती है, तो ये 2 लेयर होती है, एक होती है बाहर की लेयर जिसको बोला जाता है एक्टोडर्म, और एक लेयर होती है अंदर की जिसको बोला जाता है एंडोडर्म। चलो तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं लिख सकता हूं कि एनिमल्स in which the cells are arranged into embryonic layers। तो इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी, 2 एम्ब्रियोनिक। देखो डिप्लो डाई लिखा है मतलब 2, डाई लिखा है मतलब 2, और ट्राई लिखा है मतलब 3। ये तो अपन पढ़ते आ रहे, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एम्ब्रियो में 2 लेयर प्रेजेंट है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो तो डिप्लोब्लास्टिक में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में सेल प्रेजेंट रहते हैं। अब इनके जो लेयर्स होती है, इसमें से जो बाहर की लेयर होती है, जो एक्सटर्नल लेयर होती है, इस एक्सटर्नल लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है, इस एक्सटर्नल लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है। और जो इंटरनल लेयर होती है, मतलब जो अंदर की लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म। चलो तो अगर मैं बात करूं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एनिमल्स में देखा जाता है जिनके एम्ब्रियो में 2 लेयर पाई जाती है। अब ये 2 लेयर कौन सी है, तो एक लेयर है एक्सटर्नल लेयर जिसको बोला जाता है एक्टोडर्म, और एक लेयर होती है इंटरनल लेयर जिसको बोला जाता है एंडोडर्म। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो एक्टोडर्म है मतलब बाहर की लेयर, और एक है एंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर, इन 2 लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब थोड़ी सी पूरी नहीं, मतलब आधी अधूरी एक लेयर पाई जाती है, और उस टाइप के अनडिफरेंशिएटेड लेयर को मिजोग्लिया बोला जाता है। तो इसमें मैं एक अगला पॉइंट ऐड कर दूंगा, क्या ऐड करूंगा मैं इसमें, ऐड करूंगा एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे बोला जाता है मिजोग्लिया। मिजोग्लिया इज प्रेजेंट between endoderm and ectoderm। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखोगे। अगर मैं बात करता हूँ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स में दो लेयर्स देखी जाती है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कौन सी 2 लेयर होती है, तो एक होती है एक्टोडर्म बाहर की लेयर, और एक होती है एंडोडर्म जो अंदर की लेयर होती है। बट ये 2 लेयर जो है, इन 2 लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब एक पूरी तरीके से बनी बनाई लेयर होती है, मतलब आधी अधूरी बनी बनाई लेयर होती है जिसको बोला जाता है मिजोग्लिया। अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोला जाता है मिजोग्लिया। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन होंगी जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स पाई जाएगी। और ये लेयर्स क्या होंगी, एक होंगी बाहर की लेयर जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे, एक होंगी मिडल लेयर
बीच वाली लेयर होगी जिसको मेसोडर्म बोलेंगे, और फिर एक सबसे अंदर की लेयर होगी जिसको बोलेंगे एक्टोडर्म। तो चलो इस कंडीशन में अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अपन 3 जर्मिनल लेयर्स are present in the embryonic stage। तो एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी, और ये 3 जर्म लेयर्स कौन सी होंगी, तो सबसे पहली जर्म लेयर जो होंगी ये बाहर की होंगी, एक्सटर्नल मतलब बाहर की लेयर होंगी जिसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म बाहर की लेयर होंगी, और फिर इसके बाद होंगी एक मिडल लेयर होंगी, और इस मिडल लेयर को अपन बोलेंगे मेसोडर्म, इसमें मिडल लेयर होंगी, और थर्ड लेयर जो होंगी ये इंटरनल लेयर होंगी, और इस इंटरनल लेयर को अपन बोलेंगे एंडोडर्म। तो यहाँ पे अपन ने 2 अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस देखा है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 लेयर पाई जाती है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये 2 लेयर क्या होती है, तो एक होती है एक्टोडर्म और एक क्या होती है एंडोडर्म। इन दोनों लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी होती है जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया। ये हो गया अपना डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं बात करता हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स पाई जाती है, और ये 3 लेयर कौन सी होती है, तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसको एक्टोडर्म बोला जाता है, फिर जो मिडल की लेयर होती है इसको बोला जाता है मेसोडर्म, और जो इंटरनल लेयर होती है इसको बोला जाता है एंडोडर्म। अब तुम लोगों को इन लेयर्स के बारे में मैं बताता हूँ। ये जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करती है। जो बाहर की लेयर है ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनाने में, एक्सटर्नल लेयर बनाने में, या एक्सटर्नल ऑर्गन या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करेगी। मिडिल लेयर जो अपने बॉडी के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उनको बनाने में हेल्प करेगी, और जो ये जो इंटरनल है एंडोडर्म, वो क्या करेंगी, तो वो जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर की जो लेयर्स होंगी उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स।